हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ़िनॉल का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। फ़िनॉल के टॉपिक में ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर का पार्ट होगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसमें पॉइंट्स जो है वो आपको पढ़ने हैं। प्लस लास्ट लेक्चर में हमारा अल्कोहल का टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ था, बट यूजेस वगैरह जो है वो आप लोगों को वहाँ पे पढ़ने हैं। उसके साथ साथ मैं आज ये बोल रही हूँ आपको कि फ़िनॉल जो होगा वो फ़िनॉल में भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ़िनॉल थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँगी, देन डायरेक्टली वी विल मूव टुवर्ड्स प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फ़िनॉल। बिकॉज बाकी का जो टॉपिक है वो काफ़ी थियोरेटिकल टॉपिक है, वहाँ पे पढ़ के भी वहाँ पे हो सकता है, बट स्ट्रक्चर के इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ फ़िनॉल में अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर ऑफ फ़िनॉल में बेंजीन जो है वो बेंजीन के एक कार्बन को OH ग्रुप जो है अटैच्ड है। इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर में मैंने आपको कहा था कि फ़िनॉल ये जो है ये स्पेसिफाइड एक मतलब स्पेशल नाम है उसका, बट उसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहा जाएगा। लिखा इस तरीके से जाता है और मेंशन करने का तरीका ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने बात की कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल की अगर हम बात करें तो कार्बन टू विच OH ग्रुप इज़ अटैच, ये जो वाला कार्बन यहाँ पे है इस कार्बन की हमें बात करनी है। तो वो जो कार्बन है OH ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे, वहाँ वो स्टेट देखो आप, वो कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप ये देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, इसलिए रेजोनेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। अदर फिनॉल का रेजोनेंस भी मैंने आपको बना के दिखाया है, यहाँ पे फिर से वो बना के नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज जब रेजोनेंस इफेक्ट चल रहा था तभी मैंने कुछ रेजोनेंस आपको वहाँ पे मेंशन कर दिए थे। देन मूविंग टुवर्ड्स प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। अब प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल जो है बच्चों, फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड में अगर आप देखो ना तो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ 5 प्रिपरेशन मेथड है। सबसे पहली ये क्लोरोबेंजीन, सेकेंड वाली ये है, थर्ड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, फोर्थ ये है, और फिफ्थ वाली मेथड जो है वो यहाँ पे ये एनिलीन से है। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स फर्स्ट मेथड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. As it is one of the well-known named reaction, the method is very important. What happens actually in the method ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। क्लोरोबेंजीन जो है वो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे लिया जाएगा। क्लोरोबेंजीन से आपको प्रिपरेशन करना है किस चीज़ का, फिनॉल का प्रिपरेशन करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाएगा, डॉव प्रोसेस है। डॉव प्रोसेस में आप यहाँ पे अल्कली यूज़ कर रहे हो, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यहाँ पे यूज़ करते हो एट अ टेम्परेचर 6 यू कैन से 623 और 613 केल्विन टेम्परेचर जो होता है उस टेम्परेचर पे सबसे पहले क्लोरोबेंजीन जो है वो क्लोरोबेंजीन को सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। बिकॉज फिनॉल को डायरेक्टली वहाँ पे रिएक्शन में लेना और फिनॉल की ही रिएक्शन डायरेक्टली कर वहाँ पे क्लोरोबेंजीन की ही रिएक्शन डायरेक्टली करके फिनॉल का प्रिपरेशन करना, ये यहाँ पे मतलब उतना वेल नोन नहीं था। क्लोरोबेंजीन को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड में, एंड देन सोडियम फिनॉक्साइड जो होगा उसका हाइड्रोलिसिस यहाँ पे किया जाएगा। हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, फिनॉल का प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं डॉव प्रोसेस में वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले डॉव प्रोसेस में जो टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन है, टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है, एंड प्रेशर है यहाँ पे 300 ATM तक जो प्रेशर होता है वो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। या MHCET में किस तरीके से इस पे क्वेश्चंस आएंगे, देखो डॉव प्रोसेस जो होती है, डॉव प्रोसेस में फिनॉल का प्रिपरेशन होता है कौन से पर्टिकुलर सब्सटेंस से, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन होगा। क्लोरोबेंजीन सबसे पहले अल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया जाएगा, तो वहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस होगा, एंड देन आपको फिनॉल का प्रिपरेशन मिलेगा। अ वेरी सिंपल मेथड बट वेल नोन है और आपको याद यहाँ पे रखना होगा।
सेकेंड मेथड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंडीशंस की वजह से वो मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, रैस्चिक मेथड। यहाँ पे मैंने नाम लिखा नहीं है बट आप लिख लो, रैस्चिक मेथड इसे कहा जाता है या रैस्चिक प्रोसेस भी कहा जाता है, आप जो चाहो वो आप यहाँ पे बोल सकते हो, बट अगेन अ नेम रिएक्शन, हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप देखो MHCET का तो यहाँ पे ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोबेंजीन से ही क्या प्रिपेयर करना है, फिर से फिनॉल का प्रिपरेशन करना है। क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल का प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्लोरोबेंजीन का डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस किया जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की जो एडिशन होती है उसे हाइड्रोलिसिस कहा जाएगा। ये हम पहले भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अभी भी आपको याद रखना है। हाइड्रोलिसिस मतलब डायरेक्टली फिनॉल जो है, फिनॉल की रिएक्शन वाटर से करनी है। बट हम यहाँ पे भी कर सकते थे ना, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन डायरेक्टली हो सकता था, बट यहाँ पे वो हुआ नहीं बिकॉज उस तरीके से मेथड का वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो बहुत स्पेसिफाइड कैटलिस्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट और यू कैन से सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका एट टेम्परेचर 698 केल्विन आप यूज़ करोगे और सीधे से क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन है ये आप किसके प्रेजेंस में कर सकते हो? कॉपर एज अ कैटलिस्ट, पर टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होगा, 673 केल्विन। सो ये जो मेथड है इस मेथड को क्या कहा जाएगा? रैस्चिक मेथड कहा जाएगा। कोई भी अगर आपसे इस तरीके से पूछे कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का प्रिपरेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यू कैन से कैल्शियम फॉस्फेट और SiO2 और यू कैन से कॉपर एज अ कैटलिस्ट, देन द मेथड इज़ नथिंग बट विच मेथड? रैस्चिक मेथड। वो रैस्चिक मेथड है, डव प्रोसेस अलग है, ठीक है। अब ये थर्ड वाला बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे क्या याद रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे एक नाम आता है ओलियम करके, ओलियम, बेंजीन को सबसे पहले सल्फोनेट किया जाता है, बेंजीन को सबसे पहले सल्फोनेट किया जाता है एंड देन आपको वहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है एंड देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आगे फिर आपको फिनॉल मिलेगा। बट यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलियम मतलब क्या है? मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। ये जो मिक्सचर यहाँ पे होता है H2S2O7, ये जो है इसे क्या कहा जाएगा? इसे ओलियम कहा जाएगा। अब ये ओलियम किसके लिए यूज़ होता है बच्चों? ओलियम जो होता है वो यूज़ किसके लिए होता है? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के लिए। बेंजीन का सल्फोनेशन यहाँ पे हम करेंगे। जैसे ही बेंजीन का सल्फोनेशन होगा, देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, बेंजीन का सल्फोनेशन किया आपने, यहाँ पे SO3H करके यहाँ पे आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो मिल गया। सीधे से उसकी रिएक्शन करो NaOH के साथ। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नथिंग बट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। व्हाई इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस? देखो आप, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वेल नोन बेस, ठीक है, अल्कली है वो। तो यहाँ पे प्रिपरेशन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि यहाँ पे है SO3 माइनस और Na प्लस करके यहाँ पे प्रिपेयर होगा, प्लस H2 यहाँ पे बाहर निकलेगा। अब ये जो पर्टिकुलर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये जो सॉल्ट मिला है, ये सॉल्ट को आप दो तरीके से ट्रीट कर सकते हो। एक तो ट्रीटमेंट जो है वेल नोन ट्रीटमेंट, वो हमें पता है कि NaOH के साथ 2NaOH मतलब 2 टाइम्स आपको NaOH वहाँ पे यूज़ करना है, 2 मॉलिक्यूल्स आपको यूज़ करने हैं NaOH के। यू विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड फर्स्ट एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, ठीक है। सो ये एक मेथड यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है और इस मेथड में याद रखने जैसा जो है वो पहले ये है कि बेंजीन को सबसे पहले सल्फोनेट किया जाता है। बेंजीन का सल्फोनेशन करने के बाद यू विल गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड and that benzene sulfonic acid is treated with sodium hydroxide. The reaction is neutralization and from that particular neutralization reaction we have a particular salt, sodium
बेंजीन सल्फोनेट करके एक सॉल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड दिस सॉल्ट इज़ अगेन ट्रीटेड विद द मोर अल्कली, मतलब एक्सेस ऑफ अल्कली के साथ वो रिएक्ट होगा. यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, एंड अगेन सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलिसिस करो तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे हाइड्रोलिसिस, और यू कैन से एसिड के साथ रिएक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा. सो ये थर्ड मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से. ओलियम क्या होता है, अच्छे से याद रखो. ओलियम, ये जो है ओलियम एग्जैक्टली क्या है, आप बोल सकते हो कि सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड जो है और सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है उनका जो मिक्सचर होता है, इट गिव्स यू अ रिजल्ट एज H2S2O7. सो H2S2O7 इज़ नथिंग बट ओलियम. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन. ठीक है, फोर्थ मेथड विच इज़ वेरी वेरी अगेन एंड वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड. ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है, बिकॉज टुडे जो भी फिनॉल हम यूज़ कर रहे हैं, फिनॉल बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है. हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं वहाँ पे फिनॉल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होता है. एडेसिव्स जो होते हैं उस फैक्ट्रीज़ में होता है. सो जो फिनॉल हम यूज़ कर रहे हैं इन टुडेज़ केस, सो वो सब फिनॉल जो है वो एक कमर्शियल पर्टिकुलर मेथड से प्रिपेयर होता है, विच इज़ कॉल्ड एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन. क्या कहा जाएगा उसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन. ये इम्पॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है. ये यहाँ पे इस तरीके से C है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH3. ये हुआ आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन. सॉरी, यहाँ पे H होना चाहिए. ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर है. आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब क्या होता है, क्यूमीन होता है, ये याद रखो. यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं आपको. जो पॉइंट्स ऐसे हैं कि सबसे पहले तो ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है आपका, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी. एक्सपोज किया जाएगा ऑक्सीजन से, ये एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन होगी. वहाँ पे आपको मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड आपको वहाँ पे मिलेगा. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड दिया हुआ है यहाँ पे. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड डाइल्यूट H2SO4 हीट वहाँ पे देने पर दो प्रोडक्ट्स में बदल जाता है. एक होता है फिनॉल और दूसरा होता है कीटोन, मतलब एसीटोन, प्रोपैनोन जिसे कहा जाएगा. नाउ जो लास्ट में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो फिनॉल तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है ही आपका, वो तो मिलना ही चाहिए ऑब्वियसली, बट उसके साथ साथ आपको एक वेल नोन कीटोन भी मिल रहा है, जो कमर्शियली अगर उसे देखा जाए, इंडस्ट्रियल में अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एसीटोन जिसे प्रोपैनोन कहा जाएगा IUPAC से. सो इस मेथड को कमर्शियल बोलने का एक ही मतलब होगा कि वहाँ पे फिनॉल ही ऐसा मेन प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो रहा, उसके साथ साथ जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि दिस मेथड इज़ नथिंग बट कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. अब यहाँ पे किया क्या जाता है, सबसे पहले ये याद रखो. सबसे पहले जो आपका क्यूमीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, उसको रिएक्ट करवाया जाता है, उसको एक्सपोज किया जाता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के लिए, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कोबाल्ट नेफ्थिनेट. कोबाल्ट नेफ्थिनेट करके वो कैटलिस्ट होगा, उसके प्रेजेंस में ये सब इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो जाएगा. टेम्परेचर होगा 423 केल्विन, एंड अल्कलाइन मीडियम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा कोबाल्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का. क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को अगर आप H2SO4 के साथ क्या करते हो, रिएक्ट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ हीट, थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, तो यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल एंड एसीटोन. मेथड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस पर्टिकुलर मेथड कैटलिस्ट यूज्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखा करो अच्छे से. ठीक है, कोबाल्ट नेफ्थिनेट करके कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है 423 केल्विन, अल्कलाइन मीडियम. ठीक है, सो ये हुआ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन. नाउ व्हाट इज़ क्यूमीन, क्यूमीन का भी पूछा जा सकता है. क्यूमीन इज़ नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन.
क्यूमेन इज़ नथिंग बट व्हाट, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, उसे ही क्यूमेन कहा जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन थोड़ा और मतलब फ्लिप करके भी आ सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कोबाल्ट नैफ्थिनेट एंड अल्कलाइन मीडियम। द मेथड is nothing but which method, commercial method of preparation of phenol, because in this method we are getting phenol as well as a byproduct which is also industrially very important byproduct called acetone. ये method है। now next is from aniline diazotization। ये जो method है ना बच्चों diazotization की, ये method आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं ना उसमें भी पढ़ोगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो भी काफ़ी सिंपल टॉपिक है, वहाँ पे बहुत आसान टॉपिक है, उसमें भी डायअज़ोटाइजेशन क्या होता है ये आप पढ़ोगे। अभी भी हम समझ लेंगे कि डायअज़ोटाइजेशन एग्जैक्टली क्या होता है। डायअज़ोटाइजेशन का मतलब ये है कि सपोज एनिलीन से आप क्या फॉर्म कर रहे हो, फिनॉल। एनिलीन मतलब क्या है, अमाइनो बेंजीन। एनिलीन मतलब क्या है, अमाइनो बेंजीन। और अमाइनो बेंजीन से आप क्या फॉर्म कर रहे हो, हाइड्रोक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन कर रहे हो। सो ये जो है NH2 एनिलीन मतलब अमाइनो बेंजीन, उसे एनिलीन कहा जाएगा। उसको आपको क्या करना है, डायअज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे डायअज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट, NaNO2 एंड HCl। ये मिक्सचर आपको लेना है। ये मिक्सचर को आपको वी हैव टू मेक इट टू रिएक्ट विद एनिलीन। सो एनिलीन का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, यहाँ पे होगा N2+ एंड Cl माइनस, N पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव। दिस इज़ नथिंग बट डायअज़ोनियम सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट है, डायअज़ोनियम सॉल्ट। सो इस डायअज़ोनियम सॉल्ट को आपको क्या करना है, वाटर के साथ रिएक्ट करना है। वाटर के साथ रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 क्या मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल अलॉन्ग विथ N2 गैस बाहर निकलेगा और HCl जो है वो भी गैशियस फॉर्म में बाहर निकलेगा। सो ये भी मेथड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है, नेम्ड एज डायअज़ोटाइजेशन। एक्चुअल में मेथड, ये पूरी जो मेथड है ना, इसे नहीं डायअज़ोटाइजेशन कहा जाता। डायअज़ोटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि एनिलीन जो होता है, एनिलीन को आप कन्वर्ट कर रहे हो डायअज़ोनियम सॉल्ट में, बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसे कहा जाएगा डायअज़ोटाइजेशन। कहाँ से आप कन्वर्ट कर रहे हो, एनिलीन है, एनिलीन को रिएक्ट करवाना है आपको NaNO2 और HCl के मिक्सचर से। फॉर्मेशन होगा वहाँ पे बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट का। द मेथड, the process is said to be diazotization, and after diazotization you will get this kind of a salt, benzene diazonium salt, which is then hydrolyzed in presence of dilute H2SO4, and you will get your expected product phenol. So this is all about preparation methods of phenol. अब प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी आपको फोकस करना होगा। इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब सबसे पहले कलर, ओडर किस तरीके से है देखना पड़ेगा। मतलब आपको समझना भी होगा कि कलर है क्या उसे, या वो कलरलेस है, या वहाँ पे उसका कुछ स्पेशल ओडर है क्या या नहीं है। इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करो। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आप ये बोल सकते हो कि फ़िनॉल जो होता है ना वो एक क्रिस्टलाइन तरीके का सब्सटेंस है, मतलब सॉलिड फॉर्म में आता है, कलरलेस है, बिल्कुल भी वहाँ पे कलरलेस है। अगर कलर की बात की जाए तो कार्बोलिक और फिनॉलिक ओडर इसे है। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, कार्बोनिक नहीं, ठीक है। सो कार्बोलिक और फिनॉलिक ओडर है, टिपिकल स्मेल उसका वहाँ पे आता है। वो मतलब जैसे हम बोल सकते हैं ना कि ये डेटॉल वगैरह जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो जब हम वहाँ पे स्क्वीज़ करते हैं बॉटल से तो किस तरीके का झाग वहाँ पे होता है और स्मेल आता है, उस तरीके का एक टिपिकल स्मेल, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल फिनॉल का होता है, जिसे कहा जाता है कार्बोलिक और फिनॉलिक ओडर। नेक्स्ट है फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है।
फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है. वाई इट इज़ सो? अगेन इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. होगा ही, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे सकता है. फिनॉल इज़ अ वीक एसिड. फिनॉल इज सेड टू बी अ वीक एसिड, इवन वीकर देन कार्बोनिक एसिड्स. इवन वीकर देन कार्बोनिक एसिड्स. फिनॉल, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फिनॉल ऑन एक्सपोजर टू एयर. फिनॉल जैसे ही एयर के एक्सपोजर में आता है वहाँ पे, ठीक है, इट फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ क्विनोन्स. क्विनोन इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल यू कैन से. तो क्विनोन का मिक्सचर वहाँ पे फॉर्म होता है. एंड हम ये बोल सकते हैं कि फिनॉल पहले आपका क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस है, बट व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर इट टर्न्स पिंक. वो कैसे बन जाता है वहाँ पे, पिंक वहाँ पे बन जाता है. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट फिनॉल. सो फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड्स हमने कंप्लीट किए है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने कंप्लीट की है. अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं बच्चों की जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट फिनॉल, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. अब आप भी खुद वहाँ पे देखो, 430 पेज नंबर जो है वो आप भी वहाँ पे निकालो. सो इट विल बी बेटर फॉर मी टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट्स. ठीक है, किस पे क्वेश्चंस ज़्यादा वहाँ पे आते हैं. अब मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों से, आई थिंक सो. प्रिपरेशन मेथड्स हमारे ख़त्म हो गए यहाँ पे. अब जनरल कुछ रिएक्शंस ऑफ फिनॉल जो है वो पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हमें क्या करने हैं यहाँ पे डिस्कस करने होंगे. लाइक कौन कौन से पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं. फिनॉल को अगर आप देखते हो तो फिनॉल मतलब क्या है, वहाँ पे हाइड्रोक्सी बेंजीन है. उसमें उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको ये मिलता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर का प्रेजेंस आपको मिलेगा. फॉर श्योर लोन पेयर का प्रेजेंस यहाँ पे होगा. अब ये जो लोन पेयर है ये एक्चुअल में कॉन्जुगेशन में है. ये क्या हो सकते हैं वहाँ पे, डीलोकलाइज हो सकते हैं. ये यहाँ पे डीलोकलाइज क्या हो सकते हैं. एंड हेंस यू विल गेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लेक्चर ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट. लास्ट में मैंने वो डिस्कशन किया था. तो यहाँ पे अगर आप फिनॉल की बात कर रही हूँ, फिनॉल का अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हो तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको ये दिखाई देगा कि जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप निकालते हो, इट इज़ गिवन इन ऑन पेज नंबर 430. आप देखो वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि जो निगेटिव चार्ज है ना, वो निगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज वहाँ पे हो रहा है. अब निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, वो ज़्यादातर आपको कौन से पोजीशंस पे मिल रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे मिल रहा है. वो कौन से पोजीशंस पे आपको मिल रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे मिल रहा है. हेंस हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो जो पोजीशन है ऑर्थो और पैरा पोजीशन, वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशंस वहाँ पे बन जाती है फिनॉल के केस में. हेंस हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही हम सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन इसके साथ करते हैं तो ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे. मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पढ़ने से पहले ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि फिनॉल में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टेड प्रोडक्ट्स आपको क्यों मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल. इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल जब फिनॉल का रेजोनेंस हो रहा है तो निगेटिव चार्ज जो है वो आपको ज़्यादातर मिल रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. वो पोजीशंस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हो रहे हैं. इसलिए आपको सब्स्टिट्यूशन के वक्त, ठीक है, वहाँ पे स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के वक्त आपको ऑर्थो और पैरा डायरेक्टेड प्रोडक्ट्स वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे. ये एक पॉइंट था, ये पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना था. ये फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस कैप्चर हो जाती है, ये आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख सकते हो. सेकंड, अगर फिनॉल के बारे में देखना है तो फिनॉल शोज़ एसिडिक नेचर. फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ये एसिडिक नेचर शो करता है. अब यहाँ पे ये भी एक सेंटेंस उन्होंने दिया हुआ है कि फिनॉल्स आर अबाउट मिलियन टाइम्स एसिडिक दैन द अल्कोहल.
फिनॉल्स आर मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब ऐसा क्यों, ये क्यों है ऐसा कि अल्कोहल से फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है? दोनों में भी OH ग्रुप है, बिल्कुल है, दोनों में भी OH ग्रुप है। अब फिनॉल क्यों ज़्यादा एसिडिक है और अल्कोहल वहाँ पे क्यों थोड़ा सा उससे कम एसिडिक है? देखो, एक तो पॉइंट ये है कि फिनॉल मतलब एसिडिक नेचर अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फिनॉल जो है ना वो अल्कली के साथ रिएक्ट करता है। फिनॉल क्या करता है वहाँ पे? अल्कली के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्टिव मेटल के साथ भी फिनॉल रिएक्ट करता है, तो उससे हम बोल सकते हैं कि फिनॉल एसिडिक नेचर दिखा रहा है। बट हाउ विल वी शो दैट कि फिनॉल इज़ मिलियन टाइम मोर एसिडिक देन अल्कोहल? सो सबसे पहले तो यहाँ पे अल्कोहल जो है और फिनॉल जो है उनकी कंपैरिजन करो। उनकी क्या करनी है आपको? कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अल्कोहल में कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज। कल ही हमारा हुआ था इसके पहले वाले लेक्चर में। कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज। आज ये मैंने स्ट्रक्चर में आपको बोला है। तो sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज। अब ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले कार्बन से क्या है? ज़्यादा है। क्या करेगा वो यहाँ पे? क्या करने की कोशिश करेगा? आप खुद देखो यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर कार्बन यहाँ पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या है? ज़्यादा है। तो अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हो क्या सकता है? अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो सकता है? देखो, ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। और कार्बन विच इज़ sp2 हाइब्रिडाइज हैज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन विच इज़ हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये आप यहाँ पे भी पढ़ोगे। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला जो कार्बन यहाँ पे है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन के ऊपर के इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, विच मेक्स दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, ये O और H के बीच वाला जो बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? ये तो खींचने की कोशिश करेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे OH बॉन्ड के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल मिलियन टाइम एसिडिक देन अल्कोहल। ये यहाँ पर भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। दूसरे केसेस में उन्होंने मेंशन किया है कि OH बॉन्ड जो है, आयनाइजेशन जो है वो फिनॉल का काफ़ी अच्छे से हो सकता है, इसलिए एसिडिक नेचर जो है वो एसिडिक नेचर काफ़ी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जल्दी से आपको दिखाई देगा। और दूसरे केसेस में आप ये भी बोल सकते हो कि सपोज़ यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, RO-, इसे अल्कोक्साइड आयन कहा जाएगा, और ARO-, इसे फिनॉक्साइड आयन कहा जाएगा। फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस से वो क्या है? ज़्यादा स्टेबल है, मतलब इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हाइड्रोजन जाने से इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट ये जो है ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है अल्कोक्साइड आयन में स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल देन फिनॉल, ये भी बात आप यहाँ पे बोल सकते हो। ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज़ मोर स्टेबल देन फिनॉल। ऐसा क्यों? आपको 430 पेज पे उन्होंने दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हैं। दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आपने देखे तो दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है वहाँ पे कि फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उन्होंने आपको दिया है, और नीचे ही उन्होंने फिनॉल का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया है। सो फिनॉल जो होता है वो फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। डिलोकलाइजेशन जो है वहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब रही बात फिनॉल के एसिडिक नेचर की, ये भी इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए समझना। 430 पेज पे ही बड़ा सा एक्सप्लेनेशन नीचे उन्होंने दिया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, नाइट्रो ग्रुप वगैरह, ये अगर अटैच हो जाते हैं तो फिनॉल की एसिडिक नेचर क्या हो जाती है? वहाँ पे बढ़ जाती है।
अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो अगर अटैच हो जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच होने पर वो फिनॉल की एसिडिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। सो ये भी पॉइंट्स अच्छी तरीके से याद रखो, क्योंकि ये पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर फिनॉल में कहीं भी अटैच्ड है तो हाउ इट विल अफेक्ट ऑन इट्स एसिडिटी, or you can say electron donating group if it is attached to any position at phenol, so how it will affect on acidity. so ये points बहुत important है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पढ़ते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट्स ही आपको वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बताए कि फिनॉल का एसिडिक नेचर हम कैसे दे सकते हैं। सोडियम मतलब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलीज जो है उनके साथ रिएक्ट करना, ये दिखा देता है कि फिनॉल का वहाँ पे एसिडिक नेचर है। और फिनॉल इज़ मिलियन टाइम मोर एसिडिक देन अल्कोहल, यहाँ पे दिया है कि अल्कोहल से वो ज़्यादा एसिडिक क्यों है। उसमें ये कंपैरिजन करनी है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे फोकस करो, एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाउ दैट electronegativity of carbon will affect on electron density of oxygen and making the OH bond more polar, ठीक है। ये इस तरीके से आपको सोचना होगा। सो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहेंगे याद रखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में। जैसे ही मैंने कहा है पहले ही आपको कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट से आपको ज़्यादा मिलेंगे। सो ज़्यादा आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक इस केस में, बिकॉज ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि निगेटिव चार्ज आपको कहाँ पे मिल रहा है, निगेटिव चार्ज कहाँ पे मिल रहा है आपको, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। उस निगेटिव चार्ज को मतलब ग्रैब करने के लिए कौन आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, ठीक है। उनको इलेक्ट्रॉन की भूख है, उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी वहाँ जाने के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। सो इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, अरोमेटिक हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेट अस मूव टुवर्ड्स रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो चलो बच्चों, यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। फिनॉल का टॉपिक कवर में करने की कोशिश करूँगी। मैंने कहा था ईथर कंप्लीट होगा, बट मैंने पहले भी कहा आपको कि ईथर का पार्ट छोटा सा है, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो मैं आपको बता दूँ और बाकी का आप कर लोगे तो बहुत बेटर रहेगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक में से ही मैं आपको क्या करने वाली हूँ, कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। ईथर में कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं कि हमारे वो हो भी चुके हैं, जैसे मेटामेरिज्म है, जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने बताया है, मेटामेरिज्म जो है वो मैंने बताया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर बहुत ही सिंपल पार्ट है। तो रही बात सिर्फ प्रिपरेशन मेथड्स ईथर की, एंड जो आपका यह रिएक्शंस ऑफ ईथर उनकी बात आती है। मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है, क्या करना है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस फोकस ऑन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल के रिएक्शंस पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो फिनॉल के रिएक्शंस पे अगर हमें फोकस करना है तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फ़िनॉल किस तरीके के रिएक्शन कर सकता है। हमारा डिस्कशन जो भी हुआ था, इसके पहले जो डिस्कशन हमारा हुआ उसमें से क्या बाहर निकल के आया है